अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 है इनका फिजिक्स का, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके जितने भी न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और मैं हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अपनी मर्जी से जो न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देख पाएँ। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट मेडिकल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। कार्ट कहते हैं कि वो जिसके अंदर शॉपिंग करके सारा सामान डाला जाता है ना, वो टोकरी, उसे कहते हैं कार्ट। तो ये कोई कार्ट है, इसको कोई शख्स खींच रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे टायर लगे होंगे डेफिनेटली। अब इस पे फोर्स लग रही है, और फोर्स कितनी लग रही है इस पे? 200 न्यूटन, ये इस पे लग रही है फोर्स। आगे वो कहता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इस फोर्स का जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, वो कितना है? वो 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री के एंगल पे ये फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। आगे वो कहता है फाइंड दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स, कि आपने इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जो जो डाटा उसने दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज उसने मुझे बताई है फोर्स, वो 200 न्यूटन है, वो हमने लिख ली। देन वो कहता है कि एंगल 30 डिग्री था, तो एंगल हमने लिख लिया। अब आते हैं फाइंड क्या करना है हमने। तो फाइंड हमने करना है इसका एक्स और वाई कंपोनेंट, तो लिख लेते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। एक्स कंपोनेंट एफ एक्स होगा और वाई कंपोनेंट को एफ वाई कंपोनेंट कहेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैंने हेडिंग दे दी एक्स कंपोनेंट की। अब कंपोनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। हमने ये चीज पढ़ी हुई है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर, कि जो एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है? एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें। एफ की वैल्यू हमारे पास 200 है, तो एफ की जगह पे 200 आ जाएगा। कोस एज इट इज, थीटा की जगह पर आएगा 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर आ गया 30 डिग्री, तो 200 एज इट इज। अब ये कोस 30 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 0.866, 0.866। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगी 173.2 न्यूटन। न्यूटन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि है तो फोर्स ही ना, फोर्स का कंपोनेंट है लेकिन है तो फोर्स। तो इस तरीके से आपके पास इसका आ जाएगा जी एक्स कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट आ गया। अब बारी है वाई कंपोनेंट की। अब वाई कंपोनेंट उसको इसके बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह, मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे हम करेंगे अपना वाई कंपोनेंट फाइंड आउट। तो वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। एफ की जगह पर 200, ठीक है, एफ की वैल्यू 200 थी, आप देख सकते हैं, वो आ गया। साइन एज इट इज, थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री। देन एफ वाई इज इक्वल टू 200 एज इट इज। साइन 30 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.5 आएगा, और 0.5 को जब 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे पास इसका वाई कंपोनेंट भी आ गया। साथ में यूनिट लाजमी लिखेंगे, तो न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, तो वो आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सिंपल था। यहाँ तक पहला न्यूमेरिकल हो गया हमारा 4.1। मूव करते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। 4.2, इसमें लिखा हुआ है कि a force of 300 न्यूटन is applied perpendicular at the knob of a door to open it as shown in the figure। वो कह रहा है जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, हम दरवाजे के बिल्कुल एक किनारे पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन आप एरो की मदद से देख सकते हैं, मतलब दरवाजा अंदर की तरफ घूमेगा इस तरीके से। अच्छा, आगे वो कहता है कि if the knob is 1.2 मीटर अवे फ्रॉम दी हाइंज, मतलब कि ये जो नोब है जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका जो फासला है वो कितना है? 1.2। अब कहाँ से फासला है? दरवाजों के साइड पे जो कब्जे लगे होते हैं ना, जिसकी मदद से दरवाजा जोड़ा होता है, उनको हाइंज कहते हैं इंग्लिश में। तो इस नोब और इन वाले कब्जों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है? 1.2 मीटर का, ये उसने लिखा हुआ है। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, कि जो आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होगा? बेसिकली आपको फाइंड करना है टॉर्क।
आगे वो कहते हैं इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी बताना है कि ये जो टॉर्क है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले तो डाटा लिख लेते हैं अपना। सबसे पहले उसने मुझे फोर्स दी हुई थी 300 न्यूटन, वो हमने लिख ली। देन उसने कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर है, इसे मैंने एल कह दिया, लेंथ, ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका टॉर्क, तो हमने उसको भी लिख लिया कि टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है। और टॉर्क के साथ ये भी बताना है कि ये टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज को भी लिख लिया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी हम बताएंगे। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो देखें जो टॉर्क होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो दोनों वैल्यूज है यहाँ पे लिख देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे आ गया 300 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 1.2 मीटर, तो लेंथ की जगह पे 1.2 मीटर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आता है 360 न्यूटन मीटर। ओके, तो ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। लेकिन अब बारी है ये बताने की कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी एक बात याद रखनी है। जो टॉर्क होता है ना वो दो किस्म का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर तो दरवाजा या जो भी चीज घूम रही है वो घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में घूम रही है तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर वो उन घड़ियों की सुइयों के एंटी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हो तो फिर हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इसी के अकॉर्डिंगली उसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं। मतलब अगर घड़ी की डायरेक्शन में है तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और अगर घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब इस दरवाजे पे गौर से देखें कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आपके पास घड़ी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में घूम रही होती हैं, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। और जो दरवाजा है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दरवाजे की डायरेक्शन क्या है या रोटेशन क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज जब कोई भी चीज घूमती है तो उस वक्त उसका जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा डोर इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के जैसा कि दरवाजा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लिहाजा सो टॉर्क इज पॉजिटिव, टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। यहाँ तक हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया। 4.2 मूव करते हैं इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। 4.3 इसमें लिखा हुआ है टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शो इन द गिवन फिगर। वो कह रहा है कि जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है दो बॉडीज को मैंने लटका दिया होगा। आगे वो कहता है इफ द रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अगर ये जो रूलर है ये जो दरमियान में जिसके ऊपर ये दोनों बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल अपने सेंटर पर बैलेंस हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस हो जाए, फाइंड द अननोन वेट, तो आपने ये अननोन वेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेसिकली ये दो आपके पास बॉडीज हैं जिनका वेट आपको उसने एक का दिया हुआ और एक आपने फाइंड करना है। और ये दोनों जितने डिस्टेंस पर मौजूद है वो डिस्टेंस तस्वीर के अंदर उसने बता दिया हुआ है कि इसका जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से या इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो 40 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब ये सारा डाटा लिखते हैं और देन अपने इस वेट को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले चीज मुझे उसने लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, इसे मैं कह देता हूँ L1 और वो 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगा 0.4 मीटर। देन अपनी दूसरी लेंथ को भी लिख लेंगे, उसको मैं L2 कह देता हूँ, वो 30 सेंटीमीटर है। 100 पे डिवाइड किया ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए और ये मीटर में 0.3 मीटर आ गई मेरे पास। देन चलते हैं आगे। वेट 4 न्यूटन, देखिए ये वाला वेट उसने मुझे दिया होता ना 4 न्यूटन। अब इसकी लेंथ को मैं L2 कह रहा हूँ तो इसके वेट को भी फिर मैं क्या कहूँगा, W2 कहूँगा। तो मैंने W2 से रिप्रेजेंट कर दिया इसके वेट को और वो 4 न्यूटन है, वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं फाइंड पर कि हमने फाइंड क्या करना है। बेसिकली हमने फाइंड ये वाला वेट करना है W2, सॉरी ये वाला वेट फाइंड करना है W। इससे आप W भी कह सकते हो, W1 भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाले वेट को मैंने W2 कह दिया ना तो इस वाले वेट को मैं W1 भी कह सकता हूँ या सिंपल W भी कह सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मुझे पहले वाला वेट फाइंड करना है W1, यहाँ पे सिंपल W कह लें जो कि डायग्राम में W से रिप्रेजेंट है। अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, वो हमें क्या बताता है कि जितना क्लॉकवाइज और जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो बराबर होता है। कब बराबर होता है? जब बॉडी बैलेंस हो जाए। तो उसने पहले कहा हुआ है कि ये क्या है, ये बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड पर और इस साइड पर जितना भी टॉर्क है वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, दोनों का टॉर्क क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपको पता है मूवमेंट को ही टॉर्क भी कहा जाता है। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसे मैं टा 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसे मैं टा 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई करवा के। तो ये वाला टॉर्क भी कैसे आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेकिन ये पहले वाला टॉर्क है ना, पहले वाले हिस्से का, तो इसलिए इसके साथ में F1 और L1 लिख देता हूँ। इसके साथ फिर क्या आएगा, F2 मल्टीप्लाई बाय L2। टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास नहीं है। ठीक है, F1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, पहले वाले बॉडी का वेट। तो इसलिए मैं F1 की जगह पर वेट लिख देता हूँ। आपको पता है कि फोर्स और वेट एक ही चीज है, बराबर होती हैं। तो इसलिए मैं फोर्स की जगह पे लिख देता हूँ वेट, W1 मल्टीप्लाई L1 एज इज इक्वल टू F2 का मतलब क्या होगा कि दूसरे बॉक्स पे जो फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली इसका वेट ही है। तो जितना इसका वेट है उतनी ही क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। तो इसलिए मैं F2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, W2 भी लिख सकता हूँ। तो F2 की जगह पे मैंने लिख दिया W2, क्योंकि फोर्स और वेट एक ही चीज है। वेट बेसिकली एक फोर्स ही है और यहाँ पर सिर्फ जो फोर्स लग रही है वो इसका वजन ही है जो इसे नीचे लेके आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट है वही मेरी फोर्स है। तो मैं फोर्स की जगह पर वेट को लिख सकता हूँ। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो W1 तो मैंने फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा। L1 लेंथ, L1 हमारे पास थी 0.4, तो L1 की जगह पे आ गया 0.4 इज इक्वल टू W2 वेट हमारे पास था 4 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई L2 सेकेंड लेंथ, वो मेरे पास 0.3 थी, तो यहाँ पर 0.3 आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। W1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 एज इट इज। अब ये 0.4 मल्टीप्लाई ये 1.2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो W1 कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। तो W1 नहीं, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारा W भी होता है। तो आप W1 लिख लें या सिंपल इसे W भी कह सकते हैं कि W1 मतलब कि W किसके बराबर है, 3 न्यूटन। W1 का मतलब क्या है कि पहले बॉक्स का वेट, और पहले बॉक्स के वेट को सिंपल W से भी रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ आप W1 से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो न्यूमेरिकल था थर्ड वो भी हो चुका है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे, काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये, और ये लॉन्ग में भी आते हैं। तो यहाँ तक आपका ये न्यूमेरिकल हो गया थर्ड। इसके बाद मूव करते हैं आपके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल 4.4 है आपके सामने। इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के अंदर कुछ तब्दीली आई है। पुरानी बुक में कुछ और लिखा था, नई में उन्होंने चेंज कर दिया है और वो बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है आंसर के मुताबिक। पहले वाले से आंसर ठीक नहीं आ रहा था। तो चेंजिंग क्या आई है कि यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ था। तो आप के पास जो बुक है उसमें अगर किलोग्राम है तो उसे न्यूटन कर ले, क्योंकि ये नई बुक के अकॉर्डिंग है। इसी तरीके से सिट के आगे लिखा हुआ था 2 मीटर, वो स्पेलिंग में लिखा हुआ था मीटर, अब उन्होंने सिंपल एम लिख दिया यूनिट की फॉर्म में। और इसी तरीके से नीचे भी 40 के साथ भी न्यूटन लिख दिया, पहले किलोग्राम लिखा था। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट न्यू बुक के अकॉर्डिंग लिया। तो अब अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, कि एक झूला सीसा बैलेंस हो चुका है 2 बच्चों की वजह से जो कि उसके 2 किनारों पर बैठे हुए हैं। चाइल्ड ए वेट 30 न्यूटन, एक बच्चा जिसे हम चाइल्ड ए कह रहे हैं उसका वजन 30 न्यूटन है। तो मैं इसको कह देता हूँ ये चाइल्ड ए है हमारा, और इसका वेट उन्होंने दे दिया हुआ है वो है 30 न्यूटन इसका वेट है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा, 30 न्यूटन। आगे वो कहता है सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। पिवट कहते हैं ये दरमियान वाला पॉइंट जहां से ये जुड़ा होता है, वहां से ये कितनी दूर बैठा हुआ है, 2 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। तो इसका पिवट से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर आ गया। आगे वो कहता है वाइल चाइल्ड बी वेट 40 न्यूटन, जो चाइल्ड बी है उसका जो वजन है वो 40 न्यूटन है।
वो 40 न्यूटन उसका वजन है, एंड सिट 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट, और इसका पिवट से जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। आगे वो कहता है कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, आपने कैलकुलेट करना है कि हर साइड पर कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। मूवमेंट का मतलब वही है टॉर्क, आपने देखना है कि इस साइड का टॉर्क कितना है, इसे मैं यूं कह देता हूँ टॉर्क ए आपने फाइंड करना है, इस साइड वाला, और ये जो चाइल्ड बी था इसका भी आपने टॉर्क फाइंड करना है, तो इसका टॉर्क बी कह दो, इसे आपको ये फाइंड करना है। और आपको ये बताना है कि डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि क्या ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं है, तो ये चीज़ भी हम बता सकेंगे जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले डाटा लिखते हैं, फिर इसको फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड ए का डाटा लिखूंगा मैं, तो चाइल्ड ए का जो वेट था उसे मैंने डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया, वो 30 न्यूटन था, और पिवट से जो इसका डिस्टेंस था उससे मैंने एल ए कह दिया, और वो 2 मीटर था। अब चाइल्ड बी की बारी है, अब चाइल्ड बी का डाटा लिखते हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड बी का वेट 40 न्यूटन वो हमने लिख लिया, और इसका जो डिस्टेंस था 1.5 मीटर था, उसे हमने एल बी कह दिया 1.5 मीटर। आगे चलते हैं फाइंड की तरफ। हमने फाइंड करना है सबसे पहले तो मूवमेंट, चाइल्ड ए का मूवमेंट यानी इनके टॉर्क के, और चाइल्ड बी का मूवमेंट जिसे हमने टॉर्क बी कह दिया। उसके अलावा हमें ये बताना है कि ये झूला जो है ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये चीज़ें बतानी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने दोनों का मूवमेंट फाइंड करना है या दोनों का टॉर्क फाइंड करना है, तो वन बाय वन कर लेते हैं। पहले मैं चाइल्ड ए का टॉर्क फाइंड कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूवमेंट ऑफ चाइल्ड ए। चाइल्ड ए का मूवमेंट फाइंड करेंगे। अब मूवमेंट फाइंड करने का या टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता होगा, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि ये चाइल्ड ए है तो इसलिए उस लेंथ के साथ भी मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ओके, अब हमारे पास डाटा कौन सा मौजूद है, लेंथ ए तो दी हुई है हमें, ये हमें पता है, लेकिन उसने हमें फोर्स तो नहीं दी हुई, हमें तो नहीं पता यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है। बेसिकली इसका जितना वजन होगा ना उतनी ही क्या लग रही होगी फोर्स, क्योंकि वजन क्या होता है, वजन भी एक फोर्स ही है ना। इसको जो जमीन नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है वो फोर्स किसके बराबर होगी, जितना इसका वजन है। तो मतलब क्या होगा कि जितना वजन है उतनी ही क्या होगी हमारे पास फोर्स होगी। तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे देते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है ना वो किसके बराबर है, वजन ए के बराबर है। जितना ए वाली बॉडी का वजन है उतनी इस पे फोर्स लग रही होगी। तो उसके मुताबिक फिर फॉर्मूला कुछ यूं हो जाएगा कि टॉर्क ए बराबर है वजन ए मल्टीप्लाई बाय ए वाली की लेंथ। अब ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है, लिख देते हैं। पहले का जो वजन था वो था 40 न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई, नहीं पहले वाले का जो वजन था वो 30 न्यूटन था और लेंथ 2 मीटर थी, तो यहाँ पे 30 आएगा। 30 और लेंथ थी 2 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 60 साथ में यूनिट होता है टॉर्क का, न्यूटन मीटर। तो ए वाली बॉडी का हमारे पास टॉर्क आ गया या मूवमेंट कह ले वो आ गया। अब बी वाली बॉडी का फाइंड करते हैं। तो हमने हेडिंग दे दी मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बी, उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा कि टॉर्क बी वाली बॉडी का बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय बी वाली बॉडी की लेंथ। अब इसमें भी वही बात है कि जो फोर्स है वो बेसिकली किसके बराबर होगी, जितना बी वाली बॉडी का वेट है। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फोर्स की जगह पे लिख देंगे डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय एल बी। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लिखते हैं। तो टॉर्क बी इज इक्वल टू बी वाली बॉडी का जो वेट था वो हमारे पास था 40 न्यूटन और लेंथ थी 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई लेंथ आ जाएगी 1.5, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास आंसर आता है 60, और साथ में यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं कि दोनों दफ़ा हमारे पास जो टॉर्क है वो सेम आया। जब दोनों साइडों पे टॉर्क बराबर आ जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसी बात को मैं नीचे लिख देता हूँ। सिंस टॉर्क ए बराबर है टॉर्क बी के, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के प्रिंसिपल के मुताबिक जब दोनों साइडों का टॉर्क बराबर हो जाता है तो फिर उसमें कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो सीसा होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा।
ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इस न्यूमेरिकल को। इसमें कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी ये आसान ही था। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो 4.5 है। इसमें वो कहता है कि क्रोबार कहते हैं लोहे का रोड जो चीज़ों को उठाने के लिए यूज होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लोहे का रोड है। साइड से एक किनारा जो होता है वो इसका फ्लैट होता है और पीछे से हम जोर लगाते हैं तो ये चीज़ों को उठा लेता है। तो वो उसी की बात कर रहा है। क्या क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स। एक क्रो बार है जो किसी बॉक्स को उठाने के लिए यूज हो रहा है। एज शो इन दी फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड, अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 250 न्यूटन है। तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो मेरे पास 250 न्यूटन है। तो फोर्स है हमारे पास 250 न्यूटन की। अगर इतनी फोर्स इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear। तो दूसरा जो एंड है इस क्रो बार का, इसके मिड से लेकर यहां से लेकर ये वाला जो एंड है, ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, कितना वजन उठा सकता है। आगे वो कहते हैं क्रो बार इटसेल्फ हैज निग्लिजिबल वेट। इस क्रो बार का खुद का जो वजन है वो निग्लिजिबल है, उससे आप इग्नोर करें कि अभी मान लें कि इसका खुद का कोई भी वजन नहीं है। बस आपको किसका वजन कैलकुलेट करना है, दूसरी वाली साइड का जो ये उठा सकता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले इसका डाटा लिख लें। तो उसने मुझे क्या दिया हुआ है, एक तरफ की फोर्स दी हुई है, इसके मिड से लेकर जहां तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ वहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो मेरे पास 30 सेंटीमीटर है। और इसके मिड पॉइंट से लेकर, मतलब ये पिवट पॉइंट इसे कहेंगे हम, यहाँ से लेकर जो दूसरा एंड है उसका डिस्टेंस भी उसने मुझे दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। फोर्स है मेरे पास 250 न्यूटन। पहली जो लेंथ थी वो 30 सेंटीमीटर थी, इसको सेंटी खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया और ये मीटर में कन्वर्ट होगा तो 0.3 मीटर आ गया। देन जो दूसरी लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर की थी, इसको भी 100 पे डिवाइड किया तो 0.05 मीटर मेरे पास सेकेंड लेंथ आ गई। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, सॉरी फाइंड के ऊपर। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना था कि दूसरे एंड पे कितना वेट होगा, वजन कितना होगा, वो हमने लिख लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्यूशन आपने समझना है पहले, बाद में हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले देखें कि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो आपका रोड है ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये रोड यूं नीचे आ गया, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे आके, ओके। और यहाँ पे जो बॉक्स है वो ऊपर उठ जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। अब जब इस पोजीशन पे आप रखेंगे तो आप फोर्स मुसलसल क्या करेंगे, नीचे लगा के रखेंगे। और देखें आप फोर्स लगा ही रखेंगे लेकिन ये बॉक्स ना ऊपर जा रहा होगा और ना दोबारा नीचे आ रहा होगा, यहीं पर रुक जाएगा। उसका मतलब क्या होगा कि जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वजन है, ठीक है। वजन और फोर्स, वजन वैसे यूं नहीं कहना चाहिए कि जितनी फोर्स है उतना वजन होगा, ये बात ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जितना टॉर्क इस साइड पे इंक्रीज करेंगे आप, उतना ही टॉर्क क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे बन जाएगा। तो जितना टॉर्क मेरा पास इस साइड पे इस फोर्स की वजह से टॉर्क जितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, उतना ही टॉर्क मेरे इस वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो दोनों तरफ का जो टॉर्क है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए ये रोटेट नहीं कर रहा, ना ये ऊपर जा रहा होगा ना ये नीचे आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में जब ये बैलेंस हो जाएगा तो दोनों तरफ का जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्या करूंगा, इस साइड का वेट फाइंड करूंगा कि यहाँ पे कितना वेट होगा जिसने मेरी फोर्स को बैलेंस कर दिया, और वो वेट हम फाइंड कर लेंगे। अब जब टॉर्क दोनों साइडों का इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वो क्या कहता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे। अब इसमें ये डिसाइड कर ले कि क्लॉकवाइज क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा टॉर्क होगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किसकी क्लॉकवाइज है। घड़ी की जो सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, और इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ घूम के कौन सी डायरेक्शन बन रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन बन रही है। मतलब ये जो फोर्स है ये मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को, क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स वाला है और फोर्स मेरे पास जो है वो इस साइड पे है। इसकी लेंथ को मैंने L1 किया है, इसे भी टॉर्क 1 कह देते हैं। और ये जो दूसरे वाला टॉर्क है जो वजन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ज़ाहिर है वो घड़ी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घड़ी नीचे से ऊपर जा रही होती है ना घड़ियों की सुइयां, लेकिन ये क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो लिहाजा
ये जो मेरे पास है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो इसके टॉर्क को मैं टॉर्क 2 कह देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, वो टॉर्क 1 है, और क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, वो टॉर्क 2 से मैंने कहा हुआ है। अब इनके फॉर्मूलाज लगाते हैं। टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब टॉर्क 2 का मतलब क्या है, इस साइड वाला टॉर्क, और यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स बेसिकली क्या है, इसका वजन है। तो इसलिए मैं फोर्स की जगह पे क्या लिखूंगा, वेट लिखूंगा। यहाँ चले, यहाँ पे फोर्स आप लिख लें, नेक्स्ट स्टेप पे इसको वेट बना लेंगे। यहाँ पे जो टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फोर्स की जगह पे वेट लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स है वो बेसिकली इसका वेट ही है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 एज इट इज इक्वल टू F1। F1 यहाँ पे जो F1 का मतलब है पहली वाली फोर्स, और वो मेरे पास सिंपल F ही है, उसे मैंने F ही कहा हुआ है, तो मैं F1 की जगह पर F लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय L1। अब वैल्यूज पुट कर दें, वेट तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई L2 कितना था, L2 हमारे पास है 0.05 और L1 है 0.3, तो L2 है 0.05, फोर्स है हमारे पास 250, और L1 हमारे पास था 0.3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। यहाँ पे वेट मल्टीप्लाई बाय 0.05 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके 75 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 0.05। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 न्यूटन। इतना ज़्यादा वजन हम अपने उस क्रो बार की मदद से लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, वैसे कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, पुराना ही काम है, बस ये समझाना ज़रूरी था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होंगी, और उसके ऊपर ये मूवमेंट्स का हमने असूल लगाया, और फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। 4.5 न्यूमेरिकल मूव करते हैं 4.6 की तरफ। नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है जी, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार। कि ये जो स्पैनर है ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब जहां से इसने इस नट को खोलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है जहां पे आपने फोर्स लगाना है, तो ये टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर। अगर इस नट को खोलने के लिए जो टॉर्क चाहिए है वो टॉर्क कितना हो, 150 न्यूटन मीटर हो, 150। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। तो इस स्पैनर पर आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे इसको घुमाने के लिए। ठीक है, ऑन द स्पैनर एज शो इन द फिगर गिवन बिलो, कि जैसे कि नीचे वाले स्पैनर के अंदर उसने फिगर में आपको बताया हुआ सारा कुछ बनाकर, तो आपको ये नट ओपन करने के लिए कितनी फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगी। ओके, तो जो जो गिवन है वो लिखते जाते हैं और देन फाइंड करेंगे अपनी फोर्स को। सबसे पहले मुझे उसने लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर सेंटी खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया और ये 0.3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। देन इसका टॉर्क उसने दिया हुआ था 150 न्यूटन, तो वो हमने लिख लिया, टॉर्क कितना जी 150 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड करना है मुझे फोर्स, तो फोर्स मैंने लिख ली, फोर्स मुझे फाइंड करनी है। आते हैं सॉल्यूशन पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड करनी है, टॉर्क और लेंथ की वैल्यूज दी हुई हैं, इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। टॉर्क हमारे पास है 150, तो टॉर्क की जगह पे 150 आ गया, इज इक्वल टू फोर्स एज इट इज, और लेंथ थी हमारे पास 0.3, तो 0.3 यहाँ पे आ गया। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन। न्यूटन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है। नहीं जी, फोर्स जितनी फाइंड करनी थी हमने कर ली। उम्मीद है कि आप ये न्यूमेरिकल समझे होंगे, काफ़ी सिंपल और छोटा सा था। यहाँ तक 6 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, मूव करते हैं इसके 7th न्यूमेरिकल की तरफ। 4.7, इसमें लिखा हुआ है कि a 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। के 5 न्यूटन की एक बॉल है जिसको आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है और लगाकर दूसरी तरफ क्या कर दिया, धकेल दिया है। तो मतलब इस बॉल का जो वजन है वो उसने मुझे दे दिया हुआ है, वो है 5 न्यूटन। तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा,
और वो है 5 न्यूटन, तो इसका वेट है जी हमारे पास 5 न्यूटन, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, आगे वो कहता है दी रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी सीलिंग, कि ये जो रस्सी है ये कितना एंगल बना रही है ऊपर वाली छत के साथ या सीलिंग के साथ, वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है, वो भी हमने लिखा हुआ है। आगे वो कहता है एज शो इन द गिवन फिगर, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि इस रस्सी के अंदर जितनी टेंशन पैदा होगी आपने एक तो वो फाइंड आउट करनी है, और जितनी फोर्स आपने लगाई है इसको धकेलने के लिए आपने वो भी फाइंड करनी है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, फोर्स और टेंशन। तो इन दोनों को करते हैं, पहले डाटा लिख लेते हैं फिर सीखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा, तो मुझे गिवन क्या था, इसका वेट वजन 5 न्यूटन, वो हमने लिख लिया। देन मुझे उसने दिया हुआ इसका एंगल 60 डिग्री, वो भी हमने लिख लिया। अब आते हैं फाइंड की तरफ। फाइंड मुझे फोर्स और टेंशन करनी है, इन दोनों को भी हमने लिख लिया कि टेंशन और फोर्स वी हैव टू फाइंड इट। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके अंदर काफी ज्यादा आपको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा चीजें। सबसे पहले आप देखें ये जो टेंशन है ना, मैं इस टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। आप लोगों ने ये चीज सीखी हुई है कि हम किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेंशन भी एक फोर्स ही होती है, तो मैं इसके कंपोनेंट्स बना सकता हूँ एक्स और वाई कंपोनेंट। अब वो कैसे बनेंगे, वो बनते इस तरह से है कि आप वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। एक मैंने ये ड्रा कर दिया और एक मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये दोनों इसके क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए। अब आप इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर भी बना सकते हैं, इस साइड पर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस साइड पे कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कि ये इसका बन जाएगा एक्स कंपोनेंट और ये इसका क्या बन जाएगा, वाई कंपोनेंट। क्लियर। अब वाई कंपोनेंट है ना, तो इससे मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, टी वाई। मैं वाई से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये चूंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं इसे टी एक्स कह देता हूँ। ठीक है, ये टेंशन का क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अब जो एक्स कंपोनेंट होता है उस वो कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से करते हैं, टी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ की जगह क्या मौजूद है, टेंशन मौजूद है ना, तो एफ की जगह फिर हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। और हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। लेकिन इस केस में मेरे पास एफ नहीं है, क्या मौजूद है, टेंशन टी मौजूद है, तो इसलिए फिर टी वाई किसके बराबर आएगा, टी साइन थीटा के, टी साइन थीटा के। अब ये सब क्यों किया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप डायग्राम में बड़े अच्छे से क्लियरली ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो वेट है, वेट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है। तो मतलब वेट किसके इक्वल आएगा, आएगा मेरा वाई कंपोनेंट के इक्वल आएगा। मतलब वेट किसके इक्वल है, टी वाई के इक्वल है। या टी वाई नहीं लिखना तो आप क्या लिख दे, इसकी वैल्यू लिख दे टी साइन थीटा। तो वेट किसके इक्वल है, टी साइन थीटा के इक्वल है। और आप ये भी डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास फोर्स वाला वेक्टर है ये, और ये जो ऊपर मौजूद मेरे पास एक्स वेक्टर है, मतलब एक्स कंपोनेंट है टेंशन का, इन दोनों की भी जो डायरेक्शन है ये भी सेम है। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन है पैरेलल, जिस वजह से दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो लिहाजा ये बाद में कर सकता हूँ कि ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, ये मेरे एक्स कंपोनेंट के इक्वल है, टी एक्स के। ठीक है, अब टी एक्स नहीं लिखना चाह रहे, टी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, टी कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम टेंशन और अपनी फोर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने कर लेते हैं, हम अपने टेंशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, जैसा कि हमें पता है कि जो मेरे पास वेट है वो किसके इक्वल है, वेट बराबर है टी साइन थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डायग्राम की मदद से ड्राइव किया है, तो ये इसी न्यूमेरिकल की हद तक रहेगा क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ये वाली सिचुएशन थी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर वेट है तो वेट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। टेंशन तो हमें फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगा साइन, और आगे थीटा, थीटा की जगह पे 60 है तो हम भी 60 लिख देंगे। 5 इज इक्वल टू टेंशन साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये आता है हमारे पास 0.866। यहाँ तक हमने ये साइन 60 की वैल्यू लिख ली। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इधर आके ये डिवाइड होगी, तो 5
डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू टी। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.77। इतना भी लिख लें ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसे राउंड अप कर सकते हैं कि 7 है ना, इसको खत्म करेंगे तो आगे वाली में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ऐड होकर ये 8 बन जाएगा, 8 न्यूटन। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई, मेरी टेंशन आ गई रस्सी के अंदर। तो टेंशन वाला हिस्सा तो हमने कर लिया। अब बारी है इस फोर्स को फाइंड करने की। तो फोर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ साइड पर ही, ताकि आमने सामने ही हो जाए काम। तो लिख देते हैं जी, सिंस जैसा कि हम जानते हैं अपने डायग्राम से हमने ये चीज डिड्यूस की है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है, टी कोस थीटा वाले कंपोनेंट के इक्वल है। अब इसमें वैल्यूज लिखते हैं, फोर्स तो फाइंड करनी है, वो एज इट इज रहेगा। टेंशन कितनी थी, टेंशन अभी हमने निकाल लिया 5.8, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 5.8। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। 5.8 एज इट इज। कोस 60 डिग्री कितना होता है, जब आप कोस 60 डिग्री करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फाइनली आंसर आता है 2.9, और साथ में हम लिखेंगे न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और देखिए टेंशन के साथ भी मैंने न्यूटन लिखा है, क्योंकि टेंशन खुद एक फोर्स है, तो इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा। ले जी, यहाँ तक हमने फोर्स भी फाइंड कर ली और टेंशन भी फाइंड कर ली। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं न्यूमेरिकल्स को। यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल 7 हो चुके हैं। मूव करते हैं आपके 8th न्यूमेरिकल की तरफ। 4.8 इसमें लिखा हुआ है कि अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर। एक साइन बोर्ड है जिसको हमने स्टील की तारों के जरिए लटकाया हुआ है, एज शो इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, अगर इस बोर्ड का जो वजन है वो 200 न्यूटन हो, तो ये उससे मुझे क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, लिख देते हैं ये वेट है उसका 200 न्यूटन। आगे वो कहता है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि ये जो रस्सी है जिसकी मदद से इसके लटकाया था, इसकी टेंशन कितनी होगी। तो हमें स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले वेट उससे मुझे दिया हुआ है 200 न्यूटन, और सिर्फ वेट ही दिया हुआ है। देन आते हैं अपने फाइंड के ऊपर। फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड मुझे करनी है टेंशन, इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भी है, 2 मीटर का ही डिस्टेंस यहाँ पर है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका ये मतलब होगा कि दोनों स्ट्रिंग्स एक तो इक्वल भी हैं साइज में, अगर इक्वल ना होती तो ये बिल्कुल स्ट्रेट भी ना रहता, ये बिल्कुल सीधा था, मतलब साइज में भी इक्वल है, डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है दरमियान से, तो लिहाजा दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसी चीज को हमने लिखा कि पहली टेंशन बराबर है दूसरी टेंशन की। अब इनको T1 T2 लिख लें या सिंपल T कह लें, एक ही बात है, और वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन पे चलते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी हुई है, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो उसकी तमाम की तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। अभी ये जो साइन बोर्ड है ये इक्विलिब्रियम है, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर सबको जमा किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, कि सम ऑफ फोर्सेस क्या है, 0 है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है अपनी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। मैं इसी कंडीशन को अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो ये हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, 0 होता है, कि तमाम फोर्सेस को जमा करेंगे 0 होगा। अब इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3 लग रही हैं, 1 2 और ये वाली 3, मतलब 2 टेंशन है और 1 वेट लग रहा है इसके ऊपर। तो इन दोनों को सबको जमा कर लेते हैं और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो एक इस पे लग रहा है वेट, एक टेंशन है T1 और दूसरी टेंशन है T2, और क्या लग रहा है इसके ऊपर, वेट लग रहा है। सबका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन वेट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फिर क्या लगाते हैं हम, साथ में माइनस लगाते हैं डायरेक्शन ऑपोजिट शो करने के लिए। तो इसके साथ भी अब मैं वेट के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, तो यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। T1 और T2 ये दोनों इक्वल है ना,
तो इन दोनों की जगह पे मैं सिंपल टी लिख सकता हूँ, टी प्लस टी, ये माइनस माइनस था इक्वल के उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 2t हो जाएगा इज इक्वल टू वेट। अब वेट की वैल्यू लिखते हैं, वेट हमारे पास है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, ये रहा 2t, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करके 100 आ जाएगा। तो ये मेरे पास टेंशन आ गई है। अब यही टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में होगी, हमने कहा था ना कि t किसके बराबर है, t1 और t2 के, मतलब दोनों की टेंशन इक्वल है। तो एक अगर टेंशन 100 है तो दूसरी में भी क्या होगी, 100 होगी, मतलब पहली स्ट्रिंग की टेंशन भी कितनी है, 100 न्यूटन है, और t2 भी हमारे पास क्या होगी, 100 न्यूटन होगी। ठीक है, तो दोनों टेंशंस कितनी आ गई, 100 न्यूटन होगी। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर आ चुका है, t1 का भी और t2 का भी। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक हमारे पास होगा न्यूमेरिकल नंबर 8। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। 4.9 इसमें लिखा हुआ है कि वन गर्ल ऑफ 30 kg मैस सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा, कि एक लड़की है जिसका जो मैस है वो 30 किलोग्राम है, 30 किलो की एक लड़की है जो कि इस सीसा के सेंटर से, जिसका डिस्टेंस कितना उसने दिया हुआ है, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है हमारे पास 1.6 मीटर, 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे ये मौजूद है, 30 किलो की लड़की। आगे वो कहता है अनदर गर्ल ऑफ मैस 40 kg वांट टू सिट ऑन द अदर साइड, एक और लड़की है जिसका मैस 40 किलो है और वो दूसरी तरफ बैठना चाहती है। सो डैट द सीसा में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, वो उस जगह पर या उस पोजीशन पर जाके बैठना चाहती है कि ये जो सीसा है ना ये इक्विलिब्रियम में रहे। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो इस लड़की को जो 40 किलो की है इसको एक्सिस से मतलब मिड पॉइंट से कितनी दूर जाके बैठना पड़ेगा कि ये जो सीसा है ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझ रहे हैं बात को। तो इसका जो मैस है इसे आप m1 कह दें और इसकी जो लेंथ है इसको आप l1 कह दें। तो ये जो मैस है ये m2 हो जाएगा और इसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह देंगे, l2। तो बेसिकली मुझे यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसको इस सीसा को बैलेंस करने के लिए मिड पॉइंट से कितनी दूर जाके बैठना पड़ेगा कि ये जो सीसा है ये बैलेंस हो जाए। अब डाटा लिखते हैं फिर देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे मैथ दिया हुआ है m1 30 kg वो लिख लिया, मेरे पास l1 थी 1.6 मीटर वो लिख लिया, m2 था मेरे पास 40 kg वो भी हमने लिख लिया। फाइंड की तरफ चलते हैं। तो फाइंड मुझे क्या करना है, मुझे ये लेंथ l2 फाइंड करनी है, उसे भी हमने लिख लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं दोनों का वेट फाइंड कर लेता हूँ ताकि आगे इसको जब हम सोल्व करें तो उसमें हम इसको यूज कर पाए। ठीक है, वेट पहले फाइंड कर लेते हैं क्योंकि बाद में भी तो करना ही है, पहले कर लेते हैं। तो वेट कैसे आएगा, पहले मैं इस वाली गर्ल का वेट फाइंड करूंगा। तो वेट बराबर होता है mg के, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली गर्ल जिसका 30 किलो मैस है उसका वेट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वेट की जगह पर वेट 1 आ जाएगा और m की जगह पर भी 1 लिख दूंगा ताकि क्लियर है जी मैं इसका वेट फाइंड कर रहा हूँ। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमारे पास था 30 kg, तो m1 की जगह पर आ जाएगा 30 और g हमारे पास होता है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300 आ जाएगा। 300 न्यूटन मेरे पास पहले वाली गर्ल का वेट है। दूसरी का भी कर लेते हैं यहीं पर ही। तो उसका वेट आएगा इस तरीके से W2 इज इक्वल टू m2g। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। m2 कितना था, m2 था दूसरी गर्ल का मैस वो 40 kg है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है तो यहाँ पर आएगा 10, 40 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 400 न्यूटन। तो दूसरी वाली जो गर्ल है उसका वेट भी आ गया, वो है 400 न्यूटन। अब ये क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होने थे इसलिए मैंने पहले कर लिए। अब इस्तेमाल कैसे होंगे, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सीसा है और ये कभी नीचे और कभी ऊपर मूव करेगा, तो दोनों की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी रोटेट करने की। लेकिन अभी क्या है, ये बैलेंस हो चुका है। वो कह रहा है कि बैलेंस जब होगा तब आपने फाइंड करना है इसकी लेंथ कितनी होगी, और जब भी इस तरह की चीज बैलेंस होती है तो वो उस वक्त होती है जब उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो मैं उसी को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली जो क्लॉकवाइज है मूवमेंट वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। मतलब कि दोनों साइडों का टॉर्क क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो जो जितना टॉर्क यहाँ था
इस साइड पे था उतना ही टॉर्क क्या होगा इस साइड पे होगा। तो इस वाली साइड का जो टॉर्क है उसे मैं टा 1 कह देता हूँ और इस वाली का टॉर्क से मैं टा 2 कह देता हूँ। ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम या बैलेंस है। तो लिहाजा यहाँ पर भी क्या होगा टॉर्क 1 बराबर होगा टॉर्क 2 के। अब टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि ये पहले वाला टॉर्क है तो इन दोनों के साथ 1 लिख दूंगा मैं। यहाँ पर भी आएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये पहले वाला बल्कि सेकंड टॉर्क है तो F2 और लेंथ के साथ भी L2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए फोर्स क्या है। फोर्स उसने मुझे दी नहीं हुई। फोर्स बेसिकली क्या होगी जो इसका वेट है वही इसका क्या होगा फोर्स होगी। जितना इसका वजन होगा उतना ही हमारे पास क्या होगी हमारी फोर्स होगी। इसलिए मैंने पहले वजन फाइंड कर लिया था ताकि मैं फोर्स की जगह पे क्या लिख सकूं वजन को लिख सकूं वेट लिख सकूं। तो यहाँ पे F1 की जगह पे क्या आएगा पहली बॉडी का वेट W1। तो मैं F1 को फिर W1 से रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि फोर्स और वेट इक्वल होते हैं। और ये किससे रिप्लेस होगा W2 से। दूसरी बॉडी पे उतनी ही फोर्स लग रही होगी जितना उसका वेट है। अब इनकी वैल्यूज दिखती हैं। W1 हमारे पास आया था 300 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 300 मल्टीप्लाई L1 पहली लेंथ कितनी थी 1.6 थी तो यहाँ पे आ गया 1.6 इज इक्वल टू W2 दूसरा वेट है 400 तो यहाँ पे आ गया 400 और ये वाली लेंथ तो मुझे फाइंड करनी है तो L2 एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 480 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई L2। ये 400 मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू लेंथ 2। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.2 तो मतलब वो जो 40 किलो की लड़की है वो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर जब बैठेगी तो आपका शीशा बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाला ये जो लेंथ है ये कितनी है हमारे पास आई 1.2 मीटर आई। ठीक है तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये आपका 9th न्यूमेरिकल था। इसके बाद आपका आखिरी न्यूमेरिकल है 10th उसकी तरफ चलते हैं। 4.10 काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हट के है तो इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द एज शोइंग द गिवन फिगर। इस तस्वीर के अंदर जितनी भी रस्सी हैं हर एक की टेंशन फाइंड करें। इफ द ब्लॉक वेट इज 150 न्यूटन अगर इस ब्लॉक का जो वजन है वो 150 न्यूटन है तो ये उसने मुझे इसका क्या दे दिया हुआ है वजन वेट दे दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पर बेसिकली दो स्ट्रिंग है एक ये वाली स्ट्रिंग है और एक ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है और ये दो ही हो सकती हैं ये तो नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल है कि आप एक स्ट्रिंग ऐसे जोड़ लें और एक ऐसे जोड़ लें और एक ऐसे जोड़ लें क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग इस कंडीशन में तो रह ही नहीं ना सकती। ये भी सीधी हो कैसी हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास कोई बेस है कोई दीवार है एक यहाँ पे ऊपर भी कोई चीज है और यहाँ पे साइड पे भी कोई ना कोई स्पॉट है और एक यहाँ से रस्सी को मैंने जोड़ा हुआ और एक रस्सी को मैंने यहाँ से जोड़ा हुआ देन इसके साथ ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। ठीक है तो इसके अंदर मेरे पास क्या है दो स्ट्रिंग्स है जो कि मैंने रेड कलर में आपको दिखा दी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक लटक रहा है इन दोनों के साथ दोनों टाइट हो गई हैं दोनों के अंदर क्या मौजूद है टेंशन मौजूद है। तो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेट के ऑपोजिट होती है। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी टेंशन क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और इसकी टेंशन भी क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ले जी अब ये तो आगे मेरे पास वेट की डायरेक्शन सॉरी टेंशन की डायरेक्शन। इस वाली टेंशन को मैं T1 कह देता हूँ और इस वाली टेंशन को मैं T2 कह देता हूँ। ये दोनों मैंने बेसिकली फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग है वो आगे चल के बताऊंगा जब करेंगे। अभी डाटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज उसने मुझे वेट दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया 150 न्यूटन। दूसरी चीज उसने मुझे ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का वो भी हमने लिख लिया। फाइंड की तरफ चलते हैं। तो फाइंड मुझे ये दोनों टेंशंस करनी है तो इन दोनों को लिख लिया T1 और T2 हमें फाइंड करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर इस डायग्राम पे गौर करें कि मेरे पास ये जो टेंशन है ना T1 मैं इसको रिजोल्व करता हूँ मतलब इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो कैसे करेंगे कंपोनेंट्स में इस ये तरीका होता है डिवाइड करने का कि आप अपने वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो। ठीक है इस तरीके से ये उसके हमारे पास बन जाएंगे कंपोनेंट्स। मैं इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर ड्रा करने की बजाय इधर भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये मेरे पास होगा मेरा y कंपोनेंट। मैं इसको यहाँ पर बनाने की बजाय इधर बना देता हूँ। वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से समझना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात ये वाला जो कंपोनेंट है ये x एक्सिस पर होता है
मैं इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो कंपोनेंट मेरा इधर आ गया, ये है वो कंपोनेंट। क्लियर। तो ये मेरे पास था y कंपोनेंट, तो इसमें क्या देता हूँ t1y, t1 का y कंपोनेंट, और ये ऊपर वाला क्या था, इसका x कंपोनेंट था, तो इसे मैं लिख देता हूँ t1x, मतलब t1 का x कंपोनेंट हो गया। अब इनकी वैल्यूज भी अगर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है। x कंपोनेंट किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ ना कि fx बराबर होता है f cos थीटा के। अब यहाँ पर f तो नहीं है, यहाँ पर क्या मौजूद है, टेंशन t1 मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बराबर होगा t1 cos थीटा के। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, आपने ये भी पढ़ा हुआ ना कि एफ वाई, जो y कंपोनेंट है वो बराबर होता है f sin थीटा के। लेकिन यहाँ पर f नहीं है, यहाँ पर क्या मौजूद है, t1 है, तो t1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, t1 के अकॉर्डिंगली हो जाएगा t1 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसको रिमूव कर दें यहाँ से, तो मैंने इसके x और y कंपोनेंट्स लिख दिए। अब यहाँ पर मेन काम स्टार्ट होने वाला आपका। आप ये देखें कि ये जो t1 है, ये जो t1 है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसके दो कंपोनेंट्स में मैंने लिख लिए। सबसे पहले आप ये देखें कि इसका ये जो कंपोनेंट है, ये वाला y कंपोनेंट, ये किसकी डायरेक्शन में है, ये वेट की डायरेक्शन में। तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली ये दोनों आमने सामने वाले वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरे पास जो ये इसका y कंपोनेंट है t1y, ये किसके बराबर है, जितना इस ब्लॉक का वेट है उसके बराबर है। और मैं t1y की जगह पर इसका कंपोनेंट की वैल्यू लिख देता हूँ t1 sin थीटा, तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t1 sin थीटा किसके बराबर है, वेट के इक्वल है। ये चीज हमें डायग्राम से क्लियरली नजर आ रही है। दूसरी चीज आप ये देखें कि ये वाला जो वेक्टर है t2 वाला, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये वाला वेक्टर है, ये वाला जो t1 था, जो हमने ऊपर बनाया था ना, ये वाला वेक्टर और ये जो t2 है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों ही पैरेलल हैं, तो दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। एक दूसरे के डायरेक्शन में तो डेफिनेटली एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ पर मैं ये भी चीज लिख सकता हूँ कि ये जो t2 है, जो मेरे पास टेंशन t2 है, ये किसके बराबर होगा, t1x के बराबर होगा। या फिर मैं t1x लिखने के बजाय इसका कंपोनेंट की वैल्यू लिख देता हूँ t1 cos थीटा के बराबर होगा, t1 cos थीटा के बराबर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फिर से देख लें कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मेरे पास ये जो टेंशन वाला एक वेक्टर था ना, ये वाला, मैंने इसकी कंपोनेंट्स बना लिए। तो एक मेरे पास इसका कंपोनेंट आया t1y, और ये मेरे पास इसका x कंपोनेंट आ गया, x और y कंपोनेंट हो गए। अब x और y कंपोनेंट की वैल्यूज भी हैं हमारे पास। x कंपोनेंट को लिख सकते हैं cos थीटा के अंदर, और y कंपोनेंट को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा के अंदर लिखते हैं। तो वो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब नेक्स्ट काम आता है इनको आपस में कंपेयर करना। सबसे पहले आप देखें जो वेट है, वेट की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था, ये वाला y कंपोनेंट। तो मैंने क्या कर दिया, वेट को किसके बराबर कर दिया, y कंपोनेंट के इक्वल लिख दिया, t1 cos थीटा। यहाँ से ये क्लियर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ty किसके बराबर होगा, t1, या यूं कर लें, बाहर ही लिख देते हैं सारा, t1 sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ty कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये देखा जो वेट है वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, वो हमने कर दिया इक्वल। उसी तरीके से मेरे पास ये वाला जो वेक्टर है t2, ये किसके पैरेलल है, ये इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये जो ऊपर मौजूद है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो लिहाजा t2 भी किसके इक्वल होगा, t2 बराबर होगा इसके x कंपोनेंट के। तो t2 किसके बराबर आ गया, x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट क्या है हमारे पास, t1 cos थीटा, वो हमने लिख लिया। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने लिख ली। अब बस इसको यूज करके अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सिंस, जैसा कि हमें समझ आ रहा है वीडियो ये डायग्राम देखकर कि जो मेरे पास वेट है वो किसके बराबर आ रहा है, t1 sin थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मैं इसको यूज करके अपने t1 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वेट की जगह पर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू t1, तो एज इट इज रहेगा साइन
आगे थीटा, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो 150 तो फिलहाल एज इट इज रहने दे। T1 साइन 60 कितना होता है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.8, 6 और 6। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड होगी, तो 150 डिवाइडेड बाय 0.866, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 173.2। इस तरीके से आपके पास आपकी पहले वाली टेंशन आ गई T1। अब टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, तो साथ में वो भी आएगा। ले जी, टेंशन फाइंड होगी। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी सेकंड टेंशन भी फाइंड कर लेता हूं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, वो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, T2 बराबर है T1 कोस थीटा के। तो T2 बराबर है जी T1 कोस थीटा के। वैल्यूज लिखते हैं इसके अंदर, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, तो 173.2 आ जाएगा, और कोस एज इट इज थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 173.2 एज इट इज। कोस 60 डिग्री फाइंड करेंगे तो वो 0.5 आएगा, और 0.5 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा जी 86.6। तो इस तरीके से आपके पास आपकी दूसरी टेंशन भी निकल के आ गई, न्यूटन आ जाएगा साथ में। तो जी सेकंड टेंशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझे होंगे। इनमें से कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे और कुछ नॉर्मली थे, तो आपने सब करने हैं, सब हमने करवाए हैं। उम्मीद है आप सब समझे होंगे। अगर कहीं पे इशू हो, कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करके, लाइक करके, कमेंट फिर भी करके बताया करें हमें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।